एवरीवन, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। कल एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में, जिसमें हम एसएससी का लाइव क्रैश कोर्स कवर कर रहे हैं। दोस्तों, आज की सेशन में हम एक न्यू चैप्टर बिगिन करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रोनाउन। दोस्तों, प्रोनाउन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, क्योंकि इससे काफी सारे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। प्रोनाउन में बहुत कुछ नहीं, बल्कि सिर्फ प्रोनाउन के टाइप्स को ही जानना है और हर एक टाइप में से बिलीव कीजिए कम से कम 40 क्वेश्चंस हैं। हर एक टाइप में से एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं और टोटल ओवरऑल काफी सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से बनते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज इस चैप्टर में से बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज के सेशन में हम क्या कुछ कवर करने वाले हैं। तो चलिए आइए डालते हैं एक नजर कि आज के सेशन में हम क्या कुछ कवर टॉपिक करेंगे। ठीक है, तो कंटेंट्स क्या है आज का। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, प्रोनाउंस का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि मतलब प्रोनाउन क्या होते हैं। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर कुछ टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस गिवन है जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, relative pronoun, distributive pronoun, reciprocal pronoun, reflexive and indefinite pronouns। तो ये सारे pronouns आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। बिफोर आई स्टार्ट, मैं आपको बताना चाहूंगी द images used in our slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iit.ac.in and we shall remove the images. Okay? तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन, मतलब प्रोनाउन होता क्या। देखिए, जैसा कि यहाँ पर वर्ड ही लिखा हुआ है प्रोनाउन। अब प्रो कहा जाता है कुछ भी चीज जो पहले, बिफोर, है ना। देखिए, प्रो कहा जाता है कोई भी चीज जो किसी के प्लेस में, मतलब रिप्लेस किसी को कर सकते, है ना, रिप्लेस। और नाउन, नाउन जो हमने पढ़ा है नेम ऑफ एनीथिंग। यदि किसी नेम को या नाउन को रिप्लेस कर दिया जाए और उसके प्लेस पर कोई शब्द को रख दिया जाए तो उसे बोला जाता है प्रोनाउन। जैसे प्रोनाउन वर्ड में ही लिखा है प्रो, प्रो मतलब किसी के प्लेस में, किसी की जगह में, और नाउन मतलब एक संज्ञा, जो हमने पढ़ा है पहले एक चैप्टर पढ़ा है नाउन। नाउन को हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था और ये आप कह सकते हैं कि ये उसी की सहेली है। मतलब नाउन को रिप्लेस करके जिन शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है वो प्रोनाउन है। हिंदी में प्रोनाउन को हम सर्वनाम के नाम से जानते हैं। ओके, a pronoun is a word that takes the place of a noun or noun phrase, making sentences less repetitive and more concise। देखिए, यदि हम एक नाउन को सेंटेंस में बार बार रिपीट करें या फिर एक पैसेज में बार बार सेम नाउन को रिपीट किया जाए तो वो थोड़ा अजीब सा लगेगा। सपोज मैं आपसे कहूँ रवि इज अ गुड बॉय, रवि loves Ravi's parents, Ravi is a very respected person, Ravi is a very intelligent boy, Ravi respects Ravi's parents, Ravi helps Ravi's friends, and if I say Ravi does Ravi's homework every day, so ये थोड़ा अजीब हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ और समझ में आए ना आए, एक नाम जरूर रख जाएगा, वो है रवि, है ना। रवि 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 बार बार वही आप बोलते रहेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ बात समझ में आए या ना आए, लेकिन बार बार जो आपको माइंड में स्ट्राइक करेगा वो एक ही वर्ड होगा, रवि 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 रवि, है ना। और कुछ भी कंसाइज एक प्रॉपर फॉर्मेट नहीं रहा, ना तो बोलने में मजा आएगा, ना सुनने में, और ना ही लिखे हुए कंटेक्स्ट को पढ़ने में, है ना। तो इसी रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए एक नाउन को यदि मैं बार बार रिपीट करूं, बजाय उसके मैं किसी एक ऐसे शब्द को यूज करूं जो इस रिपीटिशन ऑफ नाउन को अवॉइड कर सके या इस रिपीटिशन को होने से रोक सके, तो वो शब्द होता है प्रोनाउन। Instead of constantly using nouns, we can use pronouns to refer to people, things, places, or ideas mentioned earlier in the sentence or paragraph. It is used to avoid the repetition of noun.
प्रोनाउन का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क यही होता है कि वो रिपीटिशन ऑफ नाउन, मतलब नाउन के बार बार अकर होने को हटा देता है और वो नाउन को रिप्लेस करके खुद उसकी जगह पर आ जाता है, जिससे हम इस रिपीटिशन को अवॉइड होता हुआ देख सकते हैं। जैसे अगर कोई बॉय है तो मैं बॉय के लिए यूज कर सकती हूँ ही, गर्ल के लिए मैं यूज कर सकती हूँ शी, या किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए मैं यूज कर सकती हूँ इट। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आई बॉट अ पेन, द पेन इज वेरी एक्सपेंसिव। मैं ऐसे भी कह सकती हूँ आई बॉट अ पेन विच इज वेरी एक्सपेंसिव, I bought a pen and that is very expensive. Okay. And this is very expensive. And it is very expensive. तो it, that, this, ऐसे बहुत से शब्द हैं जो मैं इस पेन के प्लेस पर यूज कर सकती हूँ। तो ये क्या है? प्रोनाउन। ओके। जब कोई शब्द नाउन को हटाकर उसकी जगह पर आ सके तो वो क्या है? प्रोनाउन। आप कोई भी सेंटेंस बोलकर देख लीजिए, यदि उसकी जगह पर एक किसी नाउन को आप ला सकते हैं तो वो प्रोनाउन। For example, if I say what is your name, यहाँ पर एक वर्ड आया नेम, तो नेम क्या है? नाउन, है ना। अब मैं आपसे कहूं कि what is your name, अब आपने कहा रवि इज माई नेम और माई नेम इज रवि, तो ये what के प्लेस पर एक वर्ड आया था रवि, या फिर आप ये कह लीजिए रवि के प्लेस पर क्या आया था? what। तो what हमारा प्रोनाउन हो जाएगा क्योंकि वो किसकी जगह ले रहा है? रवि की जगह ले रहा है। ठीक है, तो कोई भी शब्द जो किसी नाउन के प्लेस पर आ सके वो हमारा प्रोनाउन होता है। कहीं से भी आप हिंदी में भी लिख लीजिए, इंग्लिश में भी लिख लीजिए, कहीं पर भी यदि संज्ञा की जगह पर कोई शब्द आता है तो वो हमारा प्रोनाउन होता है। ओके, इसे एक एक करके एग्जाम्पल से हम लोग समझते रहेंगे ताकि ये चीजें इलाबोरेट होकर आपको अच्छे से समझ में आ सके। फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए कि कभी भी किसी भी एक ऐसे नाउन को जो कि हम पहले मेंशन कर चुके हैं, अगर उसको फिर से रेफर करना हो तो हम उस वर्ड को दोबारा ना रिपीट करके इंस्टेड वी कैन यूज अ प्रोनाउन। ओके, सो इट हेल्प्स अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन। नाउ टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, देखिए टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में ही सारा जो प्रोनाउन का एक चैप्टर का जितना भी जिस्ट है वो इन टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस में ही है। आप जितने भी है, देखिए देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। अब कितने टाइप्स हैं? 8 टाइप्स। एंड फ्रॉम ईच एंड एवरी टाइप वी कैन हैव एटलीस्ट 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। हर एक टाइप में से कम 5 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि 8 into 5 is equal to 40, मतलब 40 टाइप्स ऑफ मिनिमम एरर कैन बी मेड फ्रॉम दिस चैप्टर। कम से कम 40 तरह के क्वेश्चंस इसी चैप्टर में से बन सकते हैं। एंड यकीन मानिए एसएससी क्या कोई भी कंपटीशन आप देंगे प्रोनाउन का क्वेश्चन आपको ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके, तो चलिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कौन कौन से हैं वो देखते हैं। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, देन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस। इसके बाद आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इंडेफिनिट प्रोनाउंस। तो ये सारे प्रोनाउंस को हमें यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करना है, जिसमें यदि आप बात करें पर्सनल प्रोनाउन की तो ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव है, इंटेरोगेटिव है, रिलेटिव है, सबको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। और जो कंसेप्ट हमारे यहाँ पर रिलेट करते हैं आगे चल के जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करेंगे तो वो वहां पर भी हम रिलेट करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन के टाइप्स, और उन टाइप्स में सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है? देखिए यदि हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब और फिर आता है ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है तो ये दो ही तरह से बनेगा, या तो नाउन से बनेगा या तो ये प्रोनाउन से बनेगा, है ना। सिमिलरली ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से बनेगा या फिर नाउन से बनेगा या फिर प्रोनाउन से बनेगा। ऑब्जेक्ट बनेगा या तो नाउन से या प्रोनाउन से। अब नाउन की तो बात छोड़िए क्योंकि नाउन को नहीं, अब हम यहाँ पर किसको पढ़ रहे हैं? प्रोनाउन को। मतलब कोई भी प्रोनाउन अगर हम यूज करते हैं और वो सब्जेक्ट के प्लेस पर है तो वो हमेशा सब्जेक्टिव या फिर नॉमिनेटिव केस में लिखा जाएगा। ठीक है, कौन से केस में लिखा जाएगा? नॉमिनेटिव। क्या होता है नॉमिनेटिव? इसको अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ओके, सो वो नॉमिनेटिव केस में लिखा जाएगा। तो सब्जेक्ट प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो कि नॉमिनेटिव केस में लिखे जाते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउंस आर यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट प्रोनाउंस वो होते हैं जो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में देखे जा सकते हैं। दे रिप्रेजेंट द डूअर। वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वो डूअर, डूअर मतलब कर्ता को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जो कार्य को करता है वो उनको दर्शाते हैं। ऑफ द एक्शन इन अ सेंटेंस।
दे आर रिटन इन नॉमिनेटिव केसेस। ओके, और इनको कहाँ लिखा जाता है? नॉमिनेटिव केसेस। तो ये सब वही है जो मैंने अभी आपको बताया। एग्जाम्पल्स, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, मतलब जितने भी ये पर्सन है, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं? सारे हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउंस। ओके, आई है, यू है, ही, शी, इट है, वी है, दे है, ये सब हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउंस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक कॉफी, मुझे पसंद है। क्या पसंद है? कॉफी पसंद है। किसे पसंद है? मुझे, आई को। तो आई तो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, है ना? आई क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। जबकि लाइक मुझे पसंद है, क्या पसंद है? कॉफी, तो कॉफी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ओके, कॉफी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। जबकि आई क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। जैसे ये लड़की है, इसको कॉफी पसंद है, तो ये जो लड़की है, इस लड़की को जब रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये कार्य को कर रही है, जो कार्य को करता है वो सब्जेक्ट होता है। अब कॉफी कौन पी रहा है? लड़की पी रही है, तो ये जो लड़की है ये कौन होगी? सब्जेक्ट होगी। और ये क्या पी रही है? कॉफी, तो कॉफी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, तो जो कार्य को करता है वही सब्जेक्ट होता है, और वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में ही लिखा जाएगा अगर वहां पर हमें प्रोनाउन को रिप्रेजेंट करना। शी इज अ टैलेंटेड सिंगर, तो किसके बारे में बात हो रही है? शी के बारे में। और जिसके बारे में हम बात करते हैं वो कौन होता है? सब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये शी क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, तो सब्जेक्ट कौन होता है? जो कार्य करता है या जिसके बारे में बात की जाती है। बिल्कुल सिंपल है। यदि एक सब्जेक्ट है, मतलब जिसके बारे में हम बात करते हैं, जो कार्य को करता है, यदि उसका नाम पता है तो आप नाउन लिख दो, और अगर आपको नाउन नहीं पता तो आप उसके बारे में लिखोगे, तो वहां पर आपको प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ेगा जो कि नाउन को रिप्लेस करते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं पर्सनल प्रोनाउन टाइप्स ऑब्जेक्ट, मतलब अब हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। यदि ऑब्जेक्ट के प्लेस पर प्रोनाउन का प्रयोग किया जाए तो वहां पर हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। Object pronouns are used as the object of a verb or preposition. They represent the receiver of the action. ये represent करेंगे उस व्यक्ति को जो कि उस action को receive करता है, और the object of the preposition. They are always written in objective case, और उनको हमेशा objective case में ही लिखा जाएगा। Examples: me, you, him, her, it, us, them. आई का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो मी है, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम है, शी का हर है, इट का इट ही रहेगा, वी का अस है, और दे का देम। जॉन गेव मी अ बुक, जॉन ने मुझे दी, क्या दी? एक बुक दी। तो देखिए यहाँ पर जॉन गेव मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है, और क्या दिया? एक बुक दी। अब हमारे पास दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो आपको दोनों में ही ध्यान रखना है कि जब हमें पर्सन की ऑब्जेक्ट चाहिए होगी तो वो हमारी कैसी भी हो सकती है, या तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, चाहे कोई सी भी ऑब्जेक्ट हो, लेकिन आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि चाहे वो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, यदि वो किसी पर्सन से रिलेटेड है, किसी नाउन से रिलेटेड है, तो उसके केस में हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग करेंगे। कैन यू पास द सॉल्ट टू हर, सो देखिए यहाँ पर टू के बाद हर का प्रयोग हुआ है, जो तो ये जो हमारी ऑब्जेक्ट है ये प्रपोजिशन की ऑब्जेक्ट है, जबकि यहाँ पर वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस टाइप्स पॉसेसिव केस, यदि कोई शब्द किसी चीज का अधिकार बताता है और वो एक प्रोनाउन के केस में लिखा है तो आप वहां पर पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। Possessive pronouns show ownership or possession of something and replace possessive adjectives plus nouns. जब इन दोनों के स्ट्रक्चर को, मतलब possessive adjective plus noun, इस पूरे स्ट्रक्चर को रिप्लेस करने के बाद हम possessive pronouns का प्रयोग करते हैं। For example, the blue car is mine. ये blue car मेरी है ना, the blue car is mine. तो mine क्या हो जाएगा? mine हमारा possessive pronoun। पॉसेसिव प्रोनाउन होते हैं माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आर्स, देयर्स। यदि मुझे ये एडजेक्टिव में लिखना होता तो मैं लिखती माय ब्लू कार और माय कार, है ना, तब माय के बाद तुरंत बाद क्या आता? कार आता। ये जो माय है ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके तुरंत बाद नाउन आ रहा है, जबकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करता है, उसके जस्ट पहले यूज नहीं होता। The house on the corner is theirs. तो देखिए यहाँ पर जो हाउस कॉर्नर पे है वो उनका है, तो उनका theirs, theirs क्या हो जाएगा? आपका प्रोनाउन हो जाएगा। अगर लिखा होता their house तो वो ठीक था, लेकिन their नहीं लिखा, theirs लिखा है, और इसके साथ हम हाउस को यूज नहीं करेंगे क्योंकि प्रोनाउन होता ही लिखा ही नाउन को रिप्लेस करके जाता है,
कभी भी हम प्रोनाउन और नाउन को साथ में नहीं लिखते। यदि मैं लिख दूं देयर्स हाउस, तो ये स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देयर्स हमारा प्रोनाउन है और हाउस हमारा नाउन। इंस्टेड इसकी जगह हम लिख सकते हैं देयर हाउस, तब ये स्ट्रक्चर सही हो जाता है, क्योंकि ये नाउन है और ये एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को आप नाउन के साथ लिख सकते हैं, लेकिन प्रोनाउन को नाउन के साथ नहीं लिख सकते। और इसीलिए इस पूरे स्ट्रक्चर को रिप्लेस करने के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे देयर्स, जो कि प्रोनाउन। ओके, आगे बढ़ते हैं। Personal pronoun type subject verb agreement. Ensure that the subject pronoun agrees with the verb in the number singular or plural. She likes to read, singular subject, अब singular subject है तो verb भी singular होगा। They like to read, अब they क्या है? Plural है भाई। she मतलब किसी एक गर्ल की बात हो रही है, they मतलब वे सब, है ना। अब वे सब चाहे वो लड़की हो लड़के हो कोई भी हो, they में एक से अधिक लोग आ जाएंगे, है ना। we का प्लूरल, we का ऑब्जेक्टिव केस मतलब जैसे we है तो we हम है, they आप। तो थर्ड पर्सन होता है they, और दे लाइक टू रीड। ओके, सो दे के साथ हमने लाइक का प्रयोग किया, जबकि शी के साथ लाइक्स का प्रयोग किया। यदि वी लिखेंगे तो वी के साथ भी हम लाइक का प्रयोग करेंगे। ओके, वी लाइक टू रीड। ओके, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस टाइप्स एंड जेंडर। Gender, we should take care of gender specific personal pronouns such as he, masculine, she, feminine, and it, neuter. In case of common genders, preference should be given to the masculine gender. अब gender के केस में we should take care of gender specific personal pronouns such as masculine, masculine are used for men, she, feminine, गर्ल्स के लिए हम लोग feminine मतलब she के लिए feminine का प्रयोग करेंगे, and it for neuter gender. यदि कोई मास्कुलाइन जेंडर है, नाउन में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जेंडर्स को। मास्कुलाइन जेंडर में हम लोग ही का प्रयोग करेंगे, हिम का प्रयोग करेंगे, या ही से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं उनका प्रयोग करेंगे। फेमिनाइन के केस में हम लोग शी का या शी से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं उनका प्रयोग करेंगे। एंड न्यूटर जेंडर के केस में हम लोग इट का प्रयोग करेंगे। यदि बात आती है कॉमन जेंडर्स की, तो प्रेफरेंस हमेशा मास्कुलाइन को दी जाती है। ओके, हाउएवर अगर वो कॉमन जेंडर नोन है तो आप अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं, बट अगर कॉमन जेंडर की बात हो रही है तो प्रेफरेंस मैस्कुलाइन जेंडर को दिया जाना चाहिए। एवरी म्यूजिशियन, अब देखिए म्यूजिशियन अगर मैं आपसे कहूंगी तो क्या आप मुझे म्यूजिशियन सुनते ही बता सकते हैं वेदर आई एम टॉकिंग अबाउट मेल म्यूजिशियन और फीमेल म्यूजिशियन। यदि मैं कहती हूँ म्यूजिशियन, तो क्या सिर्फ आप इस शब्द को सुनकर बता सकते हैं मुझे कि मैं किसी लड़के की बात कर रही हूँ या लड़की की जो कि म्यूजिशियन है? नहीं, म्यूजिशियन तो म्यूजिशियन है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। म्यूजिशियन के लिए हम कोई भी अदर वर्ड का प्रयोग नहीं करते। ओके, एवरी म्यूजिशियन हैज मेड हिज कंट्रीब्यूशन इन मेकिंग दिस वर्ड मेलोडियस। अब एवरी के साथ हम हमेशा सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर पॉजिटिव केस का प्रयोग करते हैं। तो हर एक म्यूजिशियन ने अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दिया है, ये अपना कंट्रीब्यूशन दिया है इस वर्ड को मेलोडियस बनाने के लिए। ओके, सो यहाँ पर हिज यूज हुआ है म्यूजिशियन के लिए, क्योंकि म्यूजिशियन एक अनप्रेडिक्टेबल जेंडर है। म्यूजिशियन कैन बी मेल और फीमेल, सो उस केस में हम लोग जो प्रेफरेंस देते हैं वो क्या देते हैं? मैस्कुलाइन जेंडर को ही देते हैं। ओके, नाउ पर्सनल प्रोनाउंस, पॉसेसिव प्रोनाउन वर्सेस पॉसेसिव एडजेक्टिव्स। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि पॉसेसिव प्रोनाउंस में और पॉसेसिव एडजेक्टिव्स में क्या डिफरेंस होता है। पॉसेसिव प्रोनाउंस वर्सेस पॉसेसिव एडजेक्टिव्स। Distinguish between possessive pronouns mine, yours, his, hers, its, ours, theirs. Possessive adjectives हो जाते हैं my, your, his, her, its, own, their. When using them in sentences, for example, this is my book. अब ये possessive adjective होगा, क्यों? क्योंकि ये just noun से पहले यूज हुआ। देखिए, एडजेक्टिव के बाद आप नाउन को लिख सकते हैं। तो जब भी ये स्ट्रक्चर आए कि आपके पास नाउन आ जाए, उससे पहले आपको एक पॉजिटिव केस लिखना, तो वो एडजेक्टिव लिखिए। लेकिन यदि नाउन आए और आपको एक पॉजिटिव केस की रिक्वायरमेंट हो और साथ में नाउन नहीं है, तो वहां पर आप प्रोनाउन को लिखेंगे। ये प्रोनाउन और नाउन का स्ट्रक्चर साथ में नहीं आ सकता, जबकि एडजेक्टिव और नाउन का स्ट्रक्चर साथ में ही आता है। अब जैसे मैंने लिखा दिस इज माई बुक, ये बुक किसकी? मेरी। तो माई बुक, बुक नाउन है, माई पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा क्योंकि नाउन के जस्ट पहले यूज हुआ।
दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरी है। अब क्या माइन के बाद आपने बुक यूज करा? नहीं, वो तो गलत हो जाएगा। सो दिस बुक, ये तो नाउन हो जाएगा, इज माइन। माइन हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ओके, क्योंकि इसके जस्ट बाद नाउन का प्रयोग हमने नहीं। ओके, पर्सनल प्रोनाउंस एग्रीमेंट विद एंटीसीडेंट्स। एंटीसीडेंट्स मीन्स जो पहले अर्लियर जो मेंशन सब्जेक्ट। Ensure that the personal pronoun agrees with its antecedent in grammar, in gender and neuter. John said he would come. So John ने कहा, क्या कहा? कि वह आएगा। तो देखिए ये he किसके लिए यूज हो रहा है? जॉन के लिए। Mary said she would come. So Mary, she किसके लिए यूज हो रहा है? Mary के। Case, use the appropriate personal pronoun case, that is subject, object, or possessive, based on its function in the sentence. She invited him to the party. अब उसने बुलाया, किसको इनवाइट किया? उसको। तो ये हमारा whom का रिप्लाई कर रहा है, और जब whom का रिप्लाई करेगा तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो जाएगा। He is happy with his new car. वह बहुत खुश है अपनी न्यू कार के साथ। तो his new car, तो ये है आपका पॉजिटिव प्रोनाउन, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके, जो कि पोजीशन को, अधिकार को बता रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आ जाता है पर्सनल प्रोनाउंस का टेबल। अब टेबल में मैंने आपको बताया था कि कुछ केसेस हमको देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले आ जाता है नॉमिनेटिव केस, फिर ऑब्जेक्टिव केस, और फिर हमारे पास आ जाता है पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। ओके, और पॉजिटिव प्रोनाउंस, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये तो हो गए हमारे सब्जेक्टिव, मतलब नॉमिनेटिव केस। मतलब यदि हमें प्रोनाउन को सब्जेक्ट के प्लेस पर लिखना हुआ तो इनमें से किसी भी शब्द का हम प्रयोग कर सकते हैं। वही अगर ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यूज करना हुआ, मी, अस, यू, हर्ष, हिम, इट, देम, का प्रयोग करना पड़ेगा। पॉजिटिव एडजेक्टिव्स में माय, आर, योर, ही, हिज, इट्स, देयर, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। एंड पॉजिटिव प्रोनाउंस माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, हिज, देयर्स, इन सब वर्ड्स का प्रयोग करना पड़ेगा। ओके, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। टेबल है नॉमिनेटिव केस का, ऑब्जेक्टिव केस का, पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउंस का। इनका कहाँ कहाँ क्या क्या यूज होता है, इनको हम वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि सिंगुलर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन क्या होता है? यू, और थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट, दे। ओके, जो कि कोई भी हो सकता है। किसी व्यक्ति का यदि नाम आता है तो वो भी आपका थर्ड पर्सन में लिखा जाएगा। चलिए तो आप पढ़ते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो ये डेफिनेशन है, देखते हैं। Demonstrative pronouns are used to point to the position of a specific people, places, things or ideas. देखिए, कोई भी एक स्पेसिफिक जो लोग हैं, अगर हम सिर्फ उनके बारे में बात करें या उनको पॉइंट आउट करें, तो हम इन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी लोगों का या कोई भी प्लेस को जब इंडिकेट करें, या फिर थिंग्स को इंडिकेट करें, या फिर आइडियाज को, तो जब हम किसी चीज को इंडिकेट करते हैं, है ना, रेफरल देते हैं किसी चीज का, तो इनमें से किसी भी प्रोनाउंस का, इन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग किया जा सकता है। They indicate the relative distance of the noun they refer to from the speaker or the listener. There are 4 demonstrative pronouns. अब 4 तरह के demonstrative pronouns हैं। एक this, that, these, those. This and that हमेशा सिंगुलर वर्ब प्लस सिंगुलर नाउन, इस स्ट्रक्चर में प्रयोग होगा। नाउन पहले नहीं आएगा क्योंकि प्रोनाउन और नाउन साथ में यूज नहीं होते, तो पहले वर्ब आएगा फिर नाउन आएगा। ओके, जबकि दीज और दोस प्लूरल केस में यूज होते हैं। ठीक है, मतलब प्लूरल वर्ब प्लूरल नाउन। ओके, अब दिस कोई चीज एक है जो हमारे करीब है तो हम उसके लिए दिस यूज करेंगे, और अगर एक है और हमसे दूर है तो हम दैट यूज करेंगे। दीज कोई चीज एक से अधिक है और हमारे पास है तो हम दीज यूज करेंगे, और दोस यूज करेंगे जब कोई चीज एक से अधिक है और हमसे दूर है। ओके, this and these, this is used to refer to a singular noun that is close to the speaker. Example, this book is interesting. These is used to refer to plural nouns that are close to the speaker. These pens are new. Okay, so these के साथ क्या आ गया? Pens, जो कि plural noun. Okay, हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, these are new pens. Okay, these are new pens. Actually में जो ये वाला सेंटेंस है, सेकंड वाला, ये प्रोनाउन के लिए होगा, और जो फर्स्ट वाला है वो एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ पर दीज के तुरंत बाद नाउन आ रहा है तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके, जबकि सेकंड वाला एग्जांपल जो आता है इसमें ये प्रोनाउन हो जाएगा। ओके,
क्योंकि नाउन इससे दूर है। ओके, सिमिलरली यहाँ पर बोले जैसे दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक। ओके, तो इस तरह से इस सेंटेंस को हम लिखेंगे यदि, तो यहाँ पर जो दिस आ रहा है ये आपका हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, आगे बढ़ते हैं। that car is expensive, so that आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन हो जाता है। अगर मैं कहूंगी that is an expensive car, तो वहां पर that हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। That is used to refer to a singular noun that is far from the speaker but close to the listener. Those is used to refer to plural nouns that are far from the speaker, जो कि स्पीकर से तो दूर है लेकिन जो उनके बारे में सुन रहा है उनसे वो करीब है, but close to the listener। और ऐसा भी नहीं कि उनसे दूर है या लिसनर के पास है, ऐसा भी नहीं है, बस इतना है कि वो हमसे दूर है। ओके, तो उस केस में हम दिस दैट दीस दोस यूज करेंगे। जरूरी नहीं है यहाँ पर जैसे लिसनर लिखा हुआ है तो हम लिसनर को कंसिडर ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बस कोई भी चीज हमसे दूर होनी चाहिए तो वो तब उनके लिए उनको इंडिकेट करने के लिए हम दोस का प्रयोग करेंगे। जैसे दोस हाउसेस आर ब्यूटीफुल। ओके, हम ऐसे भी कह सकते हैं दोस आर ब्यूटीफुल हाउसेस। ओके, जब कोई दूर की चीज को इंडिकेट किया जाए तो दोस, जब कोई चीज पास की इंडिकेट की जाए तो दीज, बट दे शुड बी प्लूरल। ओके, for demonstrative pronouns versus demonstrative adjectives, demonstrative pronouns stand alone and replace the noun, while demonstrative adjectives modify the noun। अब देखिए एग्जांपल्स क्या लिखे हैं। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। अब मैंने जैसे ही आपको बताया था कि भाई अगर दिस के तुरंत बाद नाउन है तो वो एक एडजेक्टिव हो, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन जब मैंने कहा दिस इंटरेस्टिंग बुक इज माइन, तो यहाँ पर दिस इस बुक से दूर लिखा हुआ है, तो ये दिस आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा और माइन आपको पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस यूसेज दिस इन दैट फॉर सिंगुलर नाउन्स। दिस एंड दैट हमेशा सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज होता है, जबकि दीज एंड दोज आर यूज फॉर प्लूरल नाउन्स। सो यूज दिस फॉर सिंगुलर नाउन क्लोज टू द स्पीकर। अब लिसनर और स्पीकर की बात हम नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखिए कि दिस जो कि कोई चीज अगर हमारे पास है तो हम दिस यूज करेंगे, और दैट अगर कोई चीज हमसे दूर होगी। दीज यदि कोई चीज हमारे पास है तो दीज यूज होगा, दूर है तो दोज यूज होगा। This use this for singular nouns close to the speaker, and that for singular nouns that are far from the speaker but close to the listener. These for plural nouns close to the speaker, and those for plural nouns far from the speaker but close to the listener. नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउंस पे। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस एंड सीक इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक पीपल। जब हम कोई क्वेश्चन, कोई सवाल पूछना चाहते हैं किसी से, या किसी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, कुछ लोगों के बारे में, स्पेसिफिक लोगों के बारे में, थिंग्स के बारे में और आइडियाज के बारे में, तब जो हम वर्ड्स का प्रयोग करेंगे क्वेश्चन को बनाने के लिए, या जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जैसे WH फैमिली को बिलोंग करने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के नाम से जानते हैं। These pronouns are used when the speaker does not know or is unsure about the identity of the noun they refer to. Okay, जब वो किसी नाउन के बारे में जानना चाहते हैं, हो सकता है कि उनको उसके बारे में कंफर्मेशन ना हो या फिर इंफॉर्मेशन ना हो, तो उस केस में इन क्वेश्चंस का प्रयोग किया जा सकता है। There are 5 interrogative pronouns: who, whom, whose, which, what. Okay. So सबसे पहले who and whom का प्रयोग करते हैं। Who is used as the subject pronoun। देखिए who का ऑब्जेक्टिव केस होता है whom और पॉसेसिव केस होता है whose, तो who एक नॉमिनेटिव केस की तरह डील करेंगे। दूसरी बात, क्योंकि क्वेश्चन को पूछता है तो ये जब भी सब्जेक्ट के बारे में यदि कोई पूछेगा तो हम who का प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे who are you, आप कौन हैं। ओके, तो अब आप कौन हैं, जैसे आपने कहा आई एम अ डॉक्टर। ओके, सो ये आई एम अ डॉक्टर, आई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और जब मैंने क्वेश्चन पूछा हु आर यू, तो इस हु का रिप्लाई कौन वर्ड कर रहा है, आई कर रहा है। इसका मतलब हु हमारा सब्जेक्ट इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ओके, हु इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट प्रोनाउन व्हेन नाउन बीइंग आस्क्ड अबाउट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। एग्जांपल, हु इज कमिंग टू द पार्टी। The whom is used as an object pronoun when the noun being asked about is the object of the verb or preposition. Whom did you invite to the party? Suppose this is the question. Whom did you invite to the party? Suppose the answer to this question can be, suppose the answer to this question is,
I invited my uncle. Okay, so I invited whom? My uncle. So my uncle is the object. ओके जो माई अंकल होंगे वो ऑब्जेक्ट हो जाएंगे सेंटेंस में, और जब वो ऑब्जेक्ट हो जाएंगे तो वो किसका रिप्लाई कर रहे हैं? whom का। तो whom हमारा वो एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है जो कि ऑब्जेक्ट के बारे में पूछता है, जबकि who सब्जेक्ट के बारे में पूछता है। जैसे who is coming to the party, पार्टी में कौन आ रहा है? सपोज आई से माई अंकल इज कमिंग टू द पार्टी, तो यहाँ पर माई अंकल कौन है? सब्जेक्ट है, क्योंकि वो कार्य को कर रहे हैं। कार्य को करने वाला व्यक्ति सब्जेक्ट कहलाता है, या जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट कहलाते हैं। जबकि जो क्या और किसी का रिप्लाई कर सके, व्हाट और whom का रिप्लाई कर सके, वो ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, जो कि रिसीवर ऑफ द एक्शन होते हैं। ओके, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आई इन्वाइटेड माई अंकल, सो इस इनविटेशन को करने वाला कौन व्यक्ति है? मैं हूं, तो मैं सब्जेक्ट हो जाऊंगी। और इस इनविटेशन को रिसीव कौन कर रहा है? अंकल, तो अंकल कौन हो जाएंगे? ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। ओके, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस में यदि whose और which का प्रयोग किया जाए, whose एक पॉजिटिव केस है। whose is used to ask about possession or ownership of something. एग्जाम्पल, whose book is this? यह बुक किसकी है? which is used to ask about choices or alternatives from a specific group. जब हम कुछ स्पेसिफिक ग्रुप में से किसी चीज को चूज करते हैं तब आप उसमें which का प्रयोग करते हैं। which color do you prefer? तो अब जैसे लड़का है ना, यहाँ पर कलर कर रहा है बैठे हुए, तो वो पूछा है कि भाई कौन सा कलर तुम्हें पसंद है, कौन सा कलर तुम पसंद करते हो, चूज करते हो, प्रेफर करते हो। तो which कलर जब नॉन लिविंग थिंग्स के साथ आए तो बेसिकली हम which का ही प्रयोग करते हैं, या लिविंग में भी यदि चॉइस की बात की जाए तो हम which का प्रयोग करते हैं। ओके, एंड whose जो पोजीशन को शो करता है। जैसे मैं अगर कहूँ whose book is this, तो आप बोल सकते हैं कि ये बुक किसकी है, या आप बोल सकते हैं who's this। ओके, सो इस केस में इस तरह से पूछा जा सकता है। इसके बाद इंटरोगेटिव प्रोनाउंस में आ जाते हैं what is used to ask about things, ideas or activities. जैसे what is your favorite movie? ओके, सो इस केस में what का प्रयोग किया जा सकता है। क्या, what is your name? सो what वहां पर क्या क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, कोई चीज के बारे में पूछनी हो, एक्टिविटी के या आइडियाज के, तब हम what का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये थे हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। अब इनमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी ध्यान रखा जाता है। पे अटेंशन टू द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स व्हेन यूजिंग इंटरोगेटिव प्रोनाउंस इन क्वेश्चंस। व्हाट इज योर नेम? सिंगुलर सब्जेक्ट। विच बुक आर योर्स? इनमें से कौन सी बुक्स तुम्हारी हैं? विच बुक्स आर योर्स? इनमें से कौन सी बुक्स तुम्हारी हैं? तो यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम वहां पर क्योंकि बुक्स आ रहा है तो आर का प्रयोग करेंगे, और नेम आ रहा है सिंगुलर है तो हम इसका प्रयोग करेंगे। Choices and alternatives, use which when asking about choices or options within a specific group. Choices के केस में हमेशा which का ही प्रयोग कीजिए, किसी और का नहीं। जैसे which dress do you want, और which is your choice among these dresses. Possessive with whose is used to ask about possession. It replaces the possessive adjective plus noun combination. Whose car is parked outside. ओके, सो यहाँ पर whose car, सो यहाँ पर हालांकि whose एक एडजेक्टिव हो जाएगा क्योंकि ये नाउन के जस्ट पहले यूज हुआ है। ओके, और इफ आई आस्क who's this, सो वहां पर this who's this car, सो वहां पर वो जो whose होगा वो पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा। पॉजिटिव इंटरोगेटिव प्रोनाउन। नाउ इंटरोगेटिव प्रोनाउंस में दो वर्ड आते हैं, who वर्सेस who is used as the subject pronoun while whom is used as the object pronoun. Determine the function of the noun in the question to use the correct pronoun. Who wrote the letter? So ये सब्जेक्ट है तो who का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये कार्य किया, किसने कार्य किया? who ने, और who क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो who आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। To whom did you give the letter? तुमने लेटर किसको दिया, तो किसको रिप्लाई करने वाला शब्द क्या है? टू होम, तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन टू हो जाएगा क्योंकि टू के जस्ट बाद यूज हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन। अब आ जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। इंटरोगेटिव प्रोनाउन हमने किया, डेमोन्स्ट्रेटिव किया, और भी प्रोनाउंस हमने कवर किए। अब हम करेंगे यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउंस। Relative pronouns are used to introduce relative clauses which provide additional information about a noun or noun phrase mentioned earlier in the sentence. जो पहले सेंटेंस के बारे में बता रहा है, जो मेंशन किया गया है पहले भी सेंटेंस में, रिलेटिव प्रोनाउंस वही होते हैं जो उसको इंट्रोड्यूस करते हैं उसके रिलेटिव क्लॉजेस में। ओके,
देयर आर 5 मेन रिलेटिव प्रोनाउंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है, टाइप ऑफ प्रोनाउन है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। 5 टाइप्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस है, who, whom, whose, which, that। देखिए यदि हम बात करें who की, तो कभी भी यदि किसी लिविंग बींग्स की या लिविंग बींग में भी ह्यूमन की बात कीजिए, ओके, तो उस केस में हम who का प्रयोग करेंगे। whose और whom, ये whom ऑब्जेक्टिव केस है, जो कि who का ऑब्जेक्टिव केस है, एंड whose पॉजिटिव केस है। तो ये सब जब यूज होंगे जब ऑब्जेक्टिव केस या पॉजिटिव केस की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब अधिकार जताने की रिक्वायरमेंट। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास विच यूज होता है नॉन लिविंग में या फिर नॉन ह्यूमन। ओके, नॉन लिविंग और नॉन ह्यूमन, या फिर ये यूज होता है उस वक्त जब चॉइस की जाती हो, चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो या फिर ह्यूमन क्यों ना हो। विच चॉइस के केस में चाहे कैसा भी पर्सन क्यों ना हो, चाहे वो लिविंग हो, नॉन ह्यूमन हो, नॉन लिविंग हो, कैसा भी हो, आप विच का ही प्रयोग करेंगे। और दैट को यूज करने के कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिनको हम बाद में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं who की। Who is used to refer to people and it acts as the subject of the relative clause. The woman who lives next door is a doctor. वो लेडी जो रहती है नेक्स्ट डोर, वो एक डॉक्टर है, मतलब आगे रहती है, मतलब जैसे सपोज कीजिए 2 घर हो गए, एक ये घर एक दूसरा घर, जो दूसरे घर में रहती है, जो यहाँ से दूसरे वाले डोर में रहती है, वो कौन है? एक डॉक्टर। ओके, whom is also used to refer to people, but it acts as the object of the verb or preposition in the relative clauses. The woman whom you met is a doctor. वो लेडी जिससे तुम मिली थी वो एक डॉक्टर थी। ओके, सो देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर अगर मैं कहूं तो कार्य क्या हो रहा है? मेट क्या है? वर्ब में कार्य किया जा रहा है। कौन कर रहा है ये कार्य? यू। तो यू तो हो जाएगा सब्जेक्ट, है ना, और वह मिल रहा है किससे? मिल रहा है इस वुमेन से, या वह मिल रही है किससे? मिल रही है इससे, इस पर्सन से। तो ये वुमेन ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रही है। अब बिल्कुल एक सिंपल सा मेथड एक देख लीजिए, जो भी व्यक्ति कार्य को करेगा वो सब्जेक्ट है। अब एक बीच में ब्लैंक आया जिसमें हमको रिलेटिव प्रोनाउन फिल करना है, उससे पहले एक नाउन आया, उसके बाद नाउन प्रोनाउन जो कुछ भी आया, बस आप इतना देखिए। अगर इस ब्लैंक से पहले सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस लिखा है तो आप who का प्रयोग करेंगे, और इससे पहले यदि ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस का जिक्र हुआ है तो आप यहाँ पर whom को लिखेंगे। ओके, सो जब यहाँ पर वुमेन लिखा था तो यही लिव्स, मतलब ये कार्य कौन कर रहा था? वुमेन, मतलब ये सेंटेंस की सब्जेक्ट थी। जबकि यहाँ पर कार्य कौन कर रहा है? यू, तो यू तो हो गया सब्जेक्ट, और ये क्या कार्य कर रहा है? मिल रहा है किससे? मिल रहा है और वुमेन से। तो मैट, ये रिसीव कौन कर रहा है? एक्शन टू वुमेन, तो वुमेन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस हो जाएगा। ओके, whose is used to indicate possession and is used to refer to both people and things. The girl whose book was lost found. The girl जिसकी बुक खो गई थी वो उसको उसने पा लिया। Which is used to refer to the things or animals, and it introduces relative clauses that provide additional information about the noun. The book which is on the table is mine. वो बुक जो की टेबल पे रखी है वह मेरी। Relative pronouns, that can be used to refer to both people and things and is used in restrictive relative clauses, essential information to the sentence's meaning. The car that is parked outside is red. वो कार जो कि बाहर खड़ी है, बाहर पार्क हुई हुई है, वो रेड कलर की है। ओके, सो जो कार बाहर खड़ी हुई है वो रेड कलर की है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर हम दैट का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये एक रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज में यूज हुआ। अब रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज और नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज क्या होते हैं वो पढ़ते हैं। नॉन रिस्ट्रिक्टिव वर्सेस रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस। Non-restrictive clauses provide extra information that can be omitted without changing the meaning of the main sentence. Non-restrictive clauses में हमारे पास कुछ ऐसी extra information given होती है जिसकी ऐसा कोई requirement भी नहीं है, जिसको omit भी किया जा सकता है, क्योंकि हमें यहाँ पर जो requirement है वो main sentence की है और उससे meaning हमारा complete हो जाता है। और information that can be omitted without changing the meaning of the main sentence, use commas to set off. Set off means alag karna. Non-restrictive clauses. My sister who lives in London is visiting us.
अब देखिए मेरी सिस्टर, सपोज मैं कहूँ मेरी सिस्टर आ रही है, तो मैंने कहा मेरी सिस्टर जो कि लंदन में रहती है वह आ रही है, तो यहाँ पर हु लिव्स इन लंदन को मैं यहाँ से हटा भी सकती हूँ, तो भी बात बन जाएगी। और यहाँ पर इसीलिए मैंने कॉमास का प्रयोग किया। ओके, मैं ऐसे भी कह सकती हूँ माई सिस्टर इज विजिटिंग अस, शी लिव्स इन लंदन। ओके, तो यहाँ पर हु लिव्स इन लंदन कोई जरूरी नहीं है, इसको आप कहीं पर भी प्रयोग कर सकते हैं, कहीं पर भी आगे पीछे इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। Restrictive clauses provide essential information that is necessary to understand the main sentence. जबकि restrictive clauses वो clauses होते हैं जो additional information तो है, लेकिन उनको लिखे बिना जो sentence है वो अधूरा है, मतलब वही essential information है उस sentence। The book that is on the table is mine. अब मैंने सिर्फ उसी किताब की बात करी जो कि टेबल पे है, वो किताब जो टेबल पे रखी है वो मेरी, मतलब सिर्फ वही वाली बुक जो कि टेबल पे रखी है सिर्फ वही मेरी है और कोई बुक नहीं। तो द बुक दैट इज ऑन द टेबल इज माइन। ओके, जो बुक जो कि टेबल पे रखी है वह है मेरी, तो मैंने सिर्फ उसी बुक के बारे में बात की जो टेबल पे है। अब देखिए यहाँ पर हमने किसी भी कॉमास का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलरली ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और एसेंशियल इंफॉर्मेशन है बुक के बारे में। अदरवाइज आप तो कोई सी भी बुक दे देंगे, लेकिन मैंने सिर्फ उसी बुक का जिक्र किया जो कि टेबल पे रखी है वो मेरी है। सपोज बहुत सारी बुक्स है जो टेबल पे रखी है, एक रैक में है, एक सोफा पर है, एक चेयर पे है, एक स्टूल पे है, तो मैंने कहा जो टेबल पे रखी है ना वो मेरी है, बाकी का मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर सिर्फ टेबल का जिक्र मैंने किया, तो वो उस इंफॉर्मेशन को वहां लिखा रहना जरूरी है। अब मैं आपसे कहूँ द बुक इज माइन, बुक तो कोई सी भी बुक हो सकती है, फिर आप उस सेंटेंस को नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज कहेंगे, लेकिन वो नॉन रिस्ट्रिक्टिव नहीं बन सकता, क्योंकि हमने क्या कहा द बुक विच इज ऑन द टेबल और दैट इज ऑन द टेबल, वही सिर्फ मेरी, तो ये रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस का जिक्र करता है। हाउएवर दैट के कुछ स्पेशल केसेस, यदि वही शब्द हम याद कर लें तो हम अच्छी तरह से जान पाएंगे कि सिर्फ उन्हीं शब्दों के साथ दैट का प्रयोग होता है। आइए दैट और विच का यूज समझते हैं। दैट इज यूज्ड इन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस, जब रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस की बात आएगी तो दैट का प्रयोग करेंगे, while which is used in non restrictive clauses. The house that is painted beautiful is that is painted blue is beautiful, तो ये एक restrictive clause है, इसलिए मैंने that का प्रयोग किया। The house that is painted blue, वो घर जो कि नीले घर में रंगा हुआ है वो बड़ा सुंदर है, मतलब मैं सिर्फ उसी घर की बात कर रही हूँ जो नीले घर में रंगा, सारे घरों की नहीं। मैं अगर इसे लिख दूं द हाउस इज ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर ये दैट इज पेंटेड ब्लू लिखना जरूरी है। द हाउस विच इज पेंटेड ब्लू इज ब्यूटीफुल, अगर मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँ कि द हाउस इज ब्यूटीफुल, तो ये एक नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है कि भाई वो घर जो कि ब्लू पेंटेड है वो ब्यूटीफुल है, तो इसमें इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है दैट विच इज पेंटेड ब्लू, इस पर कोई एम्फेसिस नहीं। एग्रीमेंट विद एंटीसीडेंट्स ensure that the relative programs agrees with its antecedent in number and gender. That is used with words like none, all, the same, everything, superlative degree of adjective, interrogative sentences beginning with question words, few, little, इन सब के साथ हम that का ही प्रयोग करते हैं। For example, none, all, everything, few, little, यदि ये शब्द हो तो that कैसे यूज होगा? There is none that I trust more than you, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसपे मैं तुमसे अधिक विश्वास करती। All that glitters is not gold। देखिए all एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है और इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ या इनफाइनाइट प्रोनाउन के साथ हम हमेशा that का ही प्रयोग करते हैं। तो all that glitters is not gold। Everything that you need is in the drawer। वो सब चीज जो तुम्हें चाहिए वो इस ड्रॉर में रखी है। Few that are chosen possess such talent। Okay, little that we know about the situation is helpful। So इन सारे शब्दों के साथ हम that का प्रयोग करते हैं। Superlative degree of adjective, यदि सेंटेंस में कभी कोई superlative degree of adjective आ जाए तो उसके साथ भी हम that का ही प्रयोग करेंगे। He is the smartest person that I know। So smartest superlative degree है जिसके साथ हमने that का प्रयोग किया। This is the best cake that I have ever tasted। So best cake, best एक superlative degree है जिसके साथ हमने that का प्रयोग किया। It was the most exciting trip that I have ever taken। So most exciting trip, so most एक superlative degree है जिसके साथ हमने that का प्रयोग किया।
ओके। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बिगनिंग विद क्वेश्चन वर्ड्स, यदि कभी ऐसा हो जाए कि कुछ क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस हो, मतलब WH फैमिली से बिलोंग करने वाले वर्ड्स हो, उनके साथ भी यदि दोबारा किसी रिलेटिव प्रोनाउन की रिक्वायरमेंट हुई तो हम दैट का प्रयोग करेंगे और कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाए। हु इज द पर्सन दैट कॉल्ड यू, वो कौन सा इंसान है जिसने तुम्हें बुलाया था। तो हम कभी ऐसे नहीं कह सकते हु इज द पर्सन विच कॉल्ड यू और हु कॉल्ड यू, नहीं, हु इज द पर्सन दैट कॉल्ड यू। इंटेरोगेटिव वर्ड एक बार आ जाए वही काफी है। व्हाट इज द थिंग दैट यू वांट मोस्ट, वेयर इज द प्लेस दैट वी आर सपोज्ड टू मीट। हम कभी ऐसे नहीं बोलेंगे वेयर इज द प्लेस वेयर वी आर सपोज्ड टू मीट, वो गलत हो जाएगा। In each of these examples, that introduces a restrictive relative clause providing essential information about the noun or pronoun it follows. It has to specify or identify a particular subset of items or people. Next पर आते हैं distributive pronouns. Distributive pronouns emphasize individual members or items rather than the group as a whole. Okay. अब distributive pronoun के 6 मेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है, जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन और एनीवन। ओके। ईच हमेशा सिंगुलर के लिए यूज होता है। ईच रिफर्स टू एवरी इंडिविजुअल मेंबर, हर एक इंडिविजुअल मेंबर की जब बात की जाए, जैसे इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, तो वहां पर हम ईच का प्रयोग करते हैं, मतलब हर एक अलग, है ना, इंडिविजुअल आइटम और इंडिविजुअल नंबर ऑफ पर्सन। ओके। And it is used with singular nouns. It emphasizes that the action of quality applies separately to each member. Each student must complete the assignment. हम ऐसे भी बोल सकते हैं each has done his work or each has completed his assignment. Okay. Every also refers to all the individual members of a group, but it is used with singular and plural nouns. It means जब हम हर एक की अलग अलग बात करें तब हम उसको प्रयोग में ला सकते हैं। हालांकि एवरी आपका सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ ही यूज होता है। Like each, it emphasizes the individual consideration of each member. Every student in the class passed the exam. So every student, अब हर एक स्टूडेंट की बात हो रही है तो स्टूडेंट सिंगुलर है, तो हमारे साथ वर्ब होगा वो भी सिंगुलर ही होगा। Use of either typically involves a choice between the two options. It is used as a determiner, pronoun or adverb. As a determiner, अब अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में बात करूं एक रूल की, जहां पर आ जाता है आपका एवरी का। ओके, तो एवरी को हम लोग, या जो वर्ड है आइदर, उसको हम नाउन की तरह भी यूज, सॉरी, उसको हम प्रोनाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं, डिटर्मिनर की तरह भी और प्रोनाउन की तरह। आइदर बुक विल डू, देयर आर टू बुक्स, any of you can choose any or either of them. I can't decide between the red shirt and the blue shirt. I like either. मुझे दोनों ही पसंद। As an adverb, you can choose either of the two paths. You have two choices. Grammatical rule, either is used when presenting a choice between the two options. It is typically followed by or when used as a determiner pronoun. Okay. Neither is also used in situations of choice, but it indicates that none of the options is chosen. It was also only in the case of two options. It is used as determiner pronoun or adverb. As a demonstrative, as a determiner or pronoun, neither book is suitable. Both books are not suitable. I don't like either of the ice cream flavors. Neither apples, neither appeals to me. मतलब उन दोनों में से मुझे कोई भी पसंद नहीं आता। Distributive pronouns, neither of them called me back. None of the two people called back. Okay. Grammatical rule, neither is used when rejecting both options in choice. It is followed by nor when used as a determiner or pronoun. Okay. Distributive pronouns में none आ जाता है। None means not any or no one and is used to indicate the balance of accepting of something or on the absence of anyone or anything. None of them were interesting. No book was interesting. Okay. As a determiner, none of the students passed the exam. No student passed the exam. Grammatical rule, none is used to indicate the absence of something. It is often followed by of when used as a determiner pronoun.
देखिए अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में आता है एनीवन। एनीवन मतलब एनी प्लस वन को मिलाकर, एनीवन मतलब कोई भी, है ना। एनीवन इज अ प्रोनाउन यूज्ड टू रेफर टू एनी पर्सन और एनी इंडिविजुअल। जो कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, उसके लिए हम एनीवन का प्रयोग कर लेते हैं। एग्जाम्पल, इज एनीवन देयर? क्या वहां कोई है? इज देयर एनी पर्सन देयर? Grammatical rule, anyone is used when referring to an unspecified person or individual. Anyone हम उस व्यक्ति के लिए यूज करते हैं क्योंकि स्पेसिफाइड भी नहीं है, मतलब पर्टिकुलर भी नहीं है, तो कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है जिसका आप पर्टिकुलर नहीं कह सकते कि हाँ भी आप पर्टिकुलरली इसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। Singular agreement, both each and every are used with singular verbs even when they refer to multiple individual members. चाहे कुछ भी हो जाए, each and every के साथ आपको हमेशा singular noun and singular verb का ही प्रयोग करना है। Every student attends the class, not every student attend. Okay, so every के साथ हमने student use करा जो कि singular noun है and singular verb. Okay, फिर सेकंड आ जाता है डिस्टिंक्शन बिटवीन ईच एंड एवरी। देखिए दोनों में वैसे तो कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, फिर भी हम इतना कह सकते हैं कि ईच एम्फसाइजेस इंडिविजुअलिटी, हर एक पे अलग अलग फोकस करता है एंड सजेस्ट अ सेपरेट एक्शन ऑफ और क्वालिटी ऑफ ईच मेंबर, whereas every is more general and emphasizes the collective idea of the members. Every मतलब सब ग्रुप के साथ, पूरी एक साथ के बारे में बात करते हैं। जैसे every person has his own responsibility, मतलब हर एक व्यक्ति के पास अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वहां पर वो सबके ऊपर कहीं ना कहीं फोकस करता है। Each student receives a book, each student gets a separate book, every student receives a book, all the students get the same book. Okay, so इस तरह से हम लोग इन वर्ड्स का प्रयोग कर लेते हैं। Distributive pronouns are used to distribute or allocate things or actions among members or the group. Example, the teacher gave each student a prize. Okay, मतलब हर एक व्यक्ति को एक अलग अलग प्राइज मिला। Okay, indefinite pronouns. Distributive pronouns are different from indefinite pronouns, which refer to unspecified people or things as a whole. Okay, so जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन के टर्म्स में बात की जाए तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस डिफरेंट फॉर्म ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउंस है जो कि अनस्पेसिफाइड पीपल और थिंग्स के बारे में बात करते हैं। ईच ऑफ देम रिसीव्ड अ गिफ्ट, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, जबकि अगर मैं आपसे कहूँ सम ऑफ देम रिसीव्ड अ गिफ्ट, तो ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन। ओके, ईच ऑफ देम मतलब हर एक पर्सन को मिला तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर मैं कहूँ सम ऑफ देम मतलब उनमें से कुछ लोगों, तो वो एक इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस हो जाता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, अब हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के बारे में जानें। रेसिप्रोकल जहां पर रिवर्स रिएक्शन शो होता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स और थिंग्स। The pronouns indicate the action is reciprocated or shared between the subjects. The main reciprocal pronoun in English are each other and one another. तो दो तरह के रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं, एक each other और एक one another. Each other is used when the action is mutually directed between two individuals or things. जब हम सिर्फ दो ही लोगों के बारे में बात करें तो हम each other का प्रयोग करेंगे, जहां पर दोनों में कोई ना कोई चीज शेयर होती है बट आपस में, तो वहां पर हम each other का प्रयोग करेंगे। Okay, so it is typically used with plural subjects, okay, and two subjects. एग्जाम्पल, सिया एंड रिया हेल्प ईच अदर। देखो सिया रिया की हेल्प करती है, रिया सिया की कर देती है, लेकिन ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिलेशनशिप सिर्फ इन दो के बीच में ही चलता है, तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो ईच अदर को यहाँ पर हम लिखना ठीक समझेंगे, मतलब ईच अदर यहाँ पर लिखना ठीक होगा क्योंकि यहाँ पर दो लोगों की बात हो रही है। यदि दो से ज्यादा होंगे तो हम यूज करते हैं वन अनदर। One another is another form of reciprocal pronoun that is used for more than two persons. It is also used with plural subjects. Example, the team members support one another. तो जो टीम मेंबर्स है वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। The support is reciprocated among the team members. Okay. Next आ जाते हैं agreement with plural subjects. Reciprocal pronouns like each other and one another are used with plural subjects. एग्जाम्पल, द फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर, और यहाँ पर फ्रेंड्स चाहे भले ईच अदर यूज करा जो कि मिनिमम दो के लिए यूज होता है और मिनिमम दो भी प्लूरल होते हैं, तो वहां पर हम लोग प्लूरल का ही प्रयोग करेंगे। ईच द फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर। ओके,
Mutual action or relationship. Reciprocal pronouns indicate that the action or relationship is reciprocated between the subjects. The two sisters often talk to each other. जो दो बहनें हैं वो आपस में एक दूसरे से बात करते हैं. The talking is mutual between the both the sisters और between the two sisters. अब आ जाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. देखिए रिफ्लेक्सिव मतलब जो किसी चीज को रिफ्लेक्ट करता. हम सेंटेंस में एक स्ट्रक्चर लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. यदि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है ना, मतलब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये दोनों एक ही व्यक्ति हो, तब उस केस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर अ टाइप ऑफ प्रोनाउन यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस आर द सेम पर्सन और थिंग. दे आर यूज्ड टू रिफ्लेक्ट द एक्शन बैक ऑन टू द सब्जेक्ट. देखिए सब्जेक्ट का मतलब होता है कार्य को करना और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कार्य को रिसीव करना. यदि कार्य को करने वाला ही कार्य को रिसीव करने वाला बन जाए तो उस केस में हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना होता है. जैसे मैं यदि ये कहूँ कि भाई सब्जी काटते काटते मैंने अपनी उंगली काट ली, मतलब मेरी उंगली कट हो गई है ना, मैंने अपने नाइफ से उंगली को कट कर दिया, अपने आप को हर्ट कर, तो मैं कार्य को कर रही हूँ है ना, मैंने ही इस कार्य को किया कि उंगली काटी. और किसने काटी? मैंने काटी. तो सब्जेक्ट भी मैं होगी. और किसकी उंगली कटी? मेरी कटी. तो यहाँ पर ये वर्क किस पे हुआ? मुझ पे ही हुआ. मतलब एक्शन रिसीव करने वाली भी मैं ही हूँ और करने वाली भी मैं ही हूँ, है ना. तो दोनों ही तरफ जब सेम हो गया, हर्ट भी मैंने किया और हर्ट हुआ भी मुझे ही, तो ये हो जाता है मेरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. जब कार्य करने वाला व्यक्ति, कार्य रिसीव करने वाले व्यक्ति दोनों एक. Okay, they used to reflect the action back onto the subject. देखिए अब ये रिफ्लेक्सिव बनते कैसे? यदि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की बात की जाए तो जो भी उनके पॉजिटिव केस होते हैं आप उसमें सेल्फ वर्ड का प्रयोग कर लीजिए, सेल्फ वर्ड को ऐड कर लीजिए, वो रिफ्लेक्सिव में कन्वर्ट हो जाएंगे. लेकिन अगर बात आती है थर्ड पर्सन की तो उनके ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ को ऐड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और ये सिंगुलर है, तो आई के साथ माई सेल्फ का प्रयोग होगा, यू के साथ योर सेल्फ सेकेंड पर्सन है, वी थर्ड पर्सन सॉरी वी फर्स्ट पर्सन है तो लेकिन प्लूरल है तो आर सेल्फ हो जाएगा. जबकि ही शी इट ये हमारे थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो ही का हिमसेल्फ होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव केस में हमने सेल्फ को ऐड किया. ऐसे ही शी का हर सेल्फ हो जाएगा, इट का इट सेल्फ हो जाएगा और दे का देम सेल्फ हो जाएगा. ओके, एग्जाम्पल्स. आई हर्ट माई सेल्फ वाइल प्लेइंग. मैंने खुद को हर्ट कर लिया खेलते वक्त, है ना. तो द सब्जेक्ट आई एंड द ऑब्जेक्ट माई सेल्फ रिफर टू द सेम पर्सन. मैंने खुद को ही तो हर्ट किया है, मतलब एक्शन जिसने किया वो भी मैं हूँ, रिसीव करने वाली भी मैं ही हूँ. ही प्रेज्ड हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द मिरर. ओके, उसने अपने आप की तारीफ की मिरर के सामने. ओके, अब रिफ्लेक्सिव में दो तरह के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं. एक एम्फसाइजिंग रिफ्लेक्सिव होता है, एक एम्फेटिक रिफ्लेक्सिव होता है. एम्फसाइजिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं जब कभी भी कोई भी व्यक्ति यदि कोई कार्य करे और वो खुद सपोज सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़े, तो ये होती है एम्फसाइजिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाली सिचुएशन. एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस आर आल्सो नोन एज इंटेंसिव प्रोनाउंस एंड आर यूज्ड टू ऐड एम्फेसिस और इंटेंसिफाई द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. Emphasizing pronouns can never stand alone as subjects. They also end in the self for singular and self for plural, like the reflexive pronouns. Singular emphasizing pronouns myself, yourself, himself, herself, itself. Plural emphasizing ourself, yourself, themselves. Example, I myself saw the accident happen. अब देखिए सब्जेक्ट के अगर तुरंत बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखना पड़े तो वो होता है रिफ्लेक्सिव एम्फसाइजिंग प्रोनाउन, कि ये एक्शन मैंने खुद से देखा. They themselves completed the entire project. Okay, उन्होंने खुद इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया. तो जैसे हम कहते हैं मैंने खुद से या मैंने खुद उस एक्सीडेंट को देखा, तो जब हम इस तरह का स्ट्रक्चर बोलते हैं तो उस केस में वो जो केस होता है वो रिफ्लेक्सिव एम्फसाइजिंग प्रोनाउन कहलाता है. लेकिन यदि आपके पास सब्जेक्ट देन वर्ब देन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाए तो ये आपका एम्फेटिक रिफ्लेक्सिव कहलाता है या सिंपल रिफ्लेक्सिव कहलाता है. और अगर सब्जेक्ट प्लस रिफ्लेक्सिव प्लस वर्ब आए तो वो एम्फसाइजिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है. सिर्फ पोजीशन का अंतर. Reflexive pronoun as objects. Reflexive pronouns are used as the objects of the sentence when the action is performed on the same person or thing. She cut herself while cooking. तो देखिए उसने खुद को ही हर्ट कर लिया. The action of cutting was performed by and on the same person. Okay, जिसने किया ये एक्शन वो उसी पर परफॉर्म हुआ है, मतलब उसी ने अपने आप को ही हर्ट किया.
Emphasizing pronouns for emphasis. Emphasizing pronouns are used to add emphasis or intensify the subject, but they are not essential to the sentence meaning. Okay, I myself will handle the situation. The pronoun myself add emphasis, but it is not necessary for the sentence grammatical structure. Okay. Placement का होता है reflexive pronoun को. Reflexive pronoun are placed immediately after the subject or used as the objects of a verb or prepositions. Okay. अब देखिए हमारे पास दो तरह से हो सकते हैं, एक तो सब्जेक्ट प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और एक हो सकता है सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑब्जेक्ट बट द वर्ब, देन द वर्ब एंड देन द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. तो ये दोनों ही पोजीशन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की रह सकती है. However, इस वाले केस में ये emphasizing कहलाएगा. Okay. Reflexive pronouns are placed immediately after the subject or used as the objects of verbs or prepositions. Okay. Example: the children enjoyed themselves at the party. Okay. The children enjoyed themselves at the party. Reflexive pronoun used as the object of the verb enjoyed. He spoke to himself in the mirror. Reflexive pronoun used as the object of the preposition to. I myself will complete the task. Emphasizing pronoun placed after the subject I. Okay. If after any transitive verb, एक transitive verb के बाद एक object आना जरूरी. यदि उस ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट एब्सेंट, मतलब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो, फॉर एग्जांपल एब्सेंट, इंट्रोड्यूस, एंजॉय, एवेंज, अवेल, अम्यूज, ब्लेम, कैच, हर्ट एटसेट्रा, ये सारी हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं. ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती है जिनके बाद ऑब्जेक्ट आना जरूरी होता है. द ऑब्जेक्ट इज एब्सेंट, वी यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. एब्सेंट, शी एब्सेंटेड हरसेल्फ फ्रॉम द मीटिंग. सो एब्सेंटेड, अब अगर मैं कहूँ फ्रॉम द क्लास, सो शी एब्सेंटेड herself from the meeting. So उसने एब्सेंट किया, किसको एब्सेंट किया? खुद को एब्सेंट किया, है ना. Introduce, he introduced himself to the guests. Enjoy, they enjoyed themselves at the party. Okay. अगर मैं आपसे कहूँ they enjoyed the party तो ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ they enjoyed at the party तो वो गलत हो जाए, क्योंकि यदि मैं आपसे कहूँ they enjoyed, उन्होंने एंजॉय किया, किसको एंजॉय किया? पार्टी. बात बिल्कुल सही है, पार्टी ऑब्जेक्ट हो जाएगा. लेकिन मैंने कहा उन्होंने एंजॉय किया एट दी पार्टी, उन्होंने एंजॉय किया पार्टी में. पार्टी में क्या एंजॉय किया? इसलिए वहां पर हमें रिफ्लेक्सिव की रिक्वायरमेंट पड़ी. ओके. एवेंज, ही एवेंज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज एनिमी. अवेल, वी अवेल्ड आवरसेल्व्स ऑफ द अपॉर्चुनिटी. अम्यूज, शी अम्यूज्ड हरसेल्फ बाय रीडिंग अ बुक. वर्ब्स लाइक, अब कुछ ऐसे होते हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के ओमिशंस हैं, मतलब जहां पर हम रिफ्लेक्सिव का प्रयोग नहीं कर सकते. Verbs like keep, hide, bathe, turn, stop, stand, start typically do not take reflexive pronouns because they do not involve actions directed back at the subject. अब देखिए, यदि हम किसी भी सेंटेंस में इनमें से किसी वर्ब का प्रयोग करते हैं तो उस केस में रिफ्लेक्सिव की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, क्योंकि ये सारे हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं. He keeps off from bad company. वो खुद को बेड कंपनी से दूर रखता है. तो ये कीप्स ऑफ, ये किसके लिए यूज हो रहा है? ही के लिए. तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है और हमें यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं. शी हिड बिहाइंड द कर्टेन, कर्टेन के पीछे छिप गई. छिपा कौन है? शी. तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, और जब इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है. ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं तो रिफ्लेक्सिव की रिक्वायरमेंट नहीं. दे बेथ्ड देमसेल्व्स इन द रिवर, ये गलत हो जाएगा. इनफैक्ट दे बाथ्ड इन द रिवर, वो उन्होंने रिवर में नहाया. ये थोड़ी ना कहेंगे उन्होंने रिवर में खुद को नहलाया, नहीं, वो रिवर में नहाए. ये हम यूज करेंगे हिंदी में भी. He turned towards the temple, वो टेम्पल की तरफ टर्न हो गई. She stopped there abruptly, वह वहां पर रुक गई अचानक से. ओके, ये वहां अचानक से रुक गई. नेक्स्ट आ जाते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस. इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर टाइप ऑफ प्रोनाउन that does not refer to any specific person, thing or amount. Instead they refer to non-specific or unknown entities. Some common types of indefinite pronouns. जैसे singular indefinite pronoun में आ जाता है anyone, any person, someone, some person, no one, nobody, no person, everyone, every person, somebody, somebody. Okay. Example: someone left their umbrella in the office. और देखिए यहाँ पर their की जगह his आ जाएगा. Okay. Nobody knows the answer to the question. Okay.
सो समवन सिंगुलर के लिए ही हम यूज करते हैं, तो सिंगुलर ही यहाँ पर वर्ब का प्रयोग और पॉजिटिव केस का प्रयोग होना चाहिए। तो समवन लेफ्ट हिज अम्ब्रेला इन द ऑफिस। ओके, प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउंस जैसे सेवरल है, तो सेवरल एक से अधिक के लिए यूज किया जाता है, मोर देन वन बट नॉट ए स्पेसिफिक नंबर, लेकिन जिसका एक स्पेसिफिक नंबर नहीं है। फ्यू नॉट मेनी, अ स्मॉलर नंबर, मेनी अ लार्ज नंबर, बोथ द टू ऑफ देम। ओके, हाउएवर इन वर्ड्स को हम एडजेक्टिव में भी प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल, सेवरल स्टूडेंट्स पास द एग्जाम, मेनी पीपल अटेंडेड द इवेंट। अब यहाँ पर ये जो सेवरल और मेनी है, ये वैसे भी एडजेक्टिव का रोल प्ले करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके तुरंत बाद नाउन का प्रयोग किया गया। ओके, अब मैं ऐसे कहूं कि देर आर स्टूडेंट्स हु पास द एग्जाम, और देर आर सम स्टूडेंट्स, और देर आर स्टूडेंट्स सेवरल पास द एग्जाम। सेवरल पास द एग्जाम मतलब कुछ ही स्टूडेंट्स ने एग्जाम को पास किया। तब हम डायरेक्ट अगर स्टूडेंट्स को यहाँ पर नहीं लिखते हैं, तब हम उस सेवरल को इंडेफिनिट प्रोनाउन कह सकते हैं। Singular or plural indefinite pronouns, all, the whole number or amount, some, and unspecified number or amount, any one, some, or all without specifying which, none, not any. Examples, all of the cake was eaten, singular है, some of the books were written, ये plural. Indefinite pronouns with every, everyone, everything, everybody. Everyone मतलब every person, everything means everything, everybody means every person. Examples, everyone was present in the meeting, everyone, everything is ready for the event. और इनके साथ हम हमेशा सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। Subject verb agreement, indefinite pronouns take singular verb when they are used as singular and plural verb when they are used as plural. For example, everyone is here, so everyone यहाँ पर singular है। Some of the cake has been eaten, अब same some use हुआ है uncountable noun के साथ, तो obviously वो singular है। The students were absent, some have submitted the leave applications. अब some use हुआ है students के लिए, है ना, तो वहां पर हम लोग have का प्रयोग करेंगे क्योंकि students countable है और some का मतलब है थोड़े से, है ना। Use of one versus once. One is used when the pronoun refers to a singular noun and once is used when refers to the plural noun. अब देखिए यहाँ पर one में apostrophe s नहीं, सिर्फ once लिखा हुआ है। I wanted the red shirt, not the blue one. ये singular है। These shoes are too tight and I need bigger ones. तो जब प्लूरल के लिए यूज करा जाएगा तब हम वंस का प्रयोग करते हैं। अब एक और शब्द आता है, एक और स्ट्रक्चर आता है, वन वर्सेस वंस। अब देखिए उस वन में और इस वन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर हमने अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया। One is nominative case, whereas once is its possessive case. I want the red shirt, not the blue one. One should respect one's parents. अब देखिए ये one nominative case है और इसी का possessive case हो जाता है once. ओके, हम कभी भी his का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि मैं कहती हूँ one should respect his parents, वो गलत हो जाएगा। his की जगह हमें once का प्रयोग करना चाहिए। यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत one से होती है, ONE one से होती है, तो उसका पॉजिटिव केस शो करने के लिए हमें ONE one अपॉस्ट्रोफी s का प्रयोग करना होता है। ओके, हम his या her या किसी और जेंडर पॉजिटिव का प्रयोग नहीं कर सकते। वेल, आई होप कि सारा चैप्टर, ये सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और ये प्रोनाउन के सारे कंसेप्ट हैं, इनको एक बार ठीक से पढ़िएगा। इनसे रिलेटेड एरर्स को हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। जब तक आप इन कंसेप्ट्स को पढ़िए और जिस वक्त हम एरर्स को कवर करेंगे तो आपके बाकी कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप और भी कंसेप्ट्स पढ़ना चाहते हैं तो स्टे कनेक्टेड विद मी। टिल देन, थैंक्स टू यू।